हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी का अगला एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। लेकिन अगला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज देख लिए थे। जी हाँ, सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज देख लिए थे कि अगर दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर बताना है तो उसके लिए तीन क्राइटेरियाज है। तीनों में से एक तो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जहाँ पे पहला क्राइटेरिया था S अगर तीनों ही साइड्स का प्रोपोर्शन या रेशो इक्वल आ रहा है, तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का दोनों ट्राइंगल के जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, तो हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलेंगे S टेस्ट से। अगर दो साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स का रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है, और उनके बीच वाला एंगल, जो दो साइड्स का रेशो हम लोग ले रहे हैं, अगर उसके बीच वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से मैच करता है, तो क्योंकि हमने दो साइड्स और बीच वाला एंगल यूज़ किया है तो हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर विद SAS क्राइटेरिया। और जो थर्ड क्राइटेरिया वो तो बहुत ही बेसिक है, वो है AA क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर विद AA क्राइटेरिया। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपको पता होंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी चलेगी। वैसे मैंने आपको ट्राइंगल्स को किस तरीके से सिमिलर बताना है, कौन से क्राइटेरिया यूज़ करने हैं, और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर दिए जाते हैं तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं, सारा लास्ट वीडियो में बता दिया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। तो ये इस एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, जहाँ पे ये जो थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है स्टेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कौन से पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं। इफ़ दे आर सिमिलर स्टेट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सिमिलैरिटी का टेस्ट मुझे यहाँ पे लिखना है विद प्रॉपर करस्पॉन्डेंस, है ना। अगर ट्राइंगल सिमिलर तो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस से मुझे ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। अब ये आप सोचते होंगे प्रॉपर करस्पॉन्डेंस क्या है, आइए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ। तो ये जो फर्स्ट पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो है ABC PQR, है ना। अब यहाँ पे सभी एंगल्स दिए हैं, साइड्स तो एक भी मेंशन नहीं है, साइड्स का मेजरमेंट। अब साइड्स का मेजरमेंट मेंशन है ही नहीं तो मेरे पास SSS नहीं हो सकता, SAS भी नहीं हो सकता, बचता है मेरे पास AA। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल्स में से दो एंगल्स को इक्वल तो बताना पड़ेगा अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करनी है तो आप देख सकते हो कि 60 डिग्री जो है वो 60 डिग्री को मैच कर रहा है एंगल AP को, 80 डिग्री जो है वो 80 डिग्री से मैच कर रहा है BQ को। अच्छा, दो एंगल्स अगर मैच करते हैं तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है मैच करता ही है ना। तो यहाँ से एंगल वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। कौन से क्राइटेरिया से? AA, बिल्कुल सही। देखिए इसका आंसर हमको लिखना है, बहुत ही बेसिक है ये। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्चुअली 6 क्वेश्चन है कि आपको पता चले किस तरीके से हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख दिया। मैं लिखता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। दो एंगल्स इक्वल हैं, ऑब्वियसली तीसरा भी होगा, आप कोई भी दो एंगल्स लिख सकते हो। वैसे मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ट्राइंगल सिमिलर है, ये तो चीज़ मुझे पक्का पता है। ट्राइंगल सिमिलर तो है, ये चीज़ तो मेरे को यहाँ पे पक्का पता है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनको प्रॉपर करस्पॉन्डेंस से लिखना है। वही चीज़ मैं भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हम ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे नाम लिखना है। अगर मैं यहाँ पे पहले A लिखता हूँ तो A के करस्पॉन्डिंग कौन था? A के करस्पॉन्डिंग P था ना। A के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल का भी P सेम पोजीशन पे। अगर A फर्स्ट है यहाँ पे नेमिंग में तो P फर्स्ट होगा, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग P है। अगर मैं सेकेंड B लिखता हूँ 80 डिग्री तो यहाँ पे B के करस्पॉन्डिंग Q था, तो अगर यहाँ पे सेकेंड B लिखा तो यहाँ पे भी सेकेंड Q आएगा।
अगर आपने सी को बीच में लिखा तो आपको आर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बचा हुआ सी और बचा हुआ आर यहाँ पे आ जाता है। ऐसे इसको बोलते हैं प्रॉपर करस्पॉन्डेंस में लिखना। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं आपको प्रॉपर करस्पॉन्डेंस से ही लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्ट लिख दे, कौन से टेस्ट से, कौन से क्राइटेरिया से ये हुए, ए क्राइटेरिया से ये हुए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जहाँ पे दो ट्राइंगल्स जो थे वो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, है ना। आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप लोगों ने समझ लिया तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप फोकस करोगे तो आपको तीनों साइड्स दिखेंगे। एंगल की तो यहाँ पे बात हो रही नहीं है, आपको तीनों साइड्स दिखेंगे। इसका ये मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एस क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं। एस क्राइटेरिया से कब सिमिलर होंगे? जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। अब आप रेशियो लेके देखें, ये जरूरी नहीं है कि ये पहला साइड है तो इसका रेशियो इसी के साथ बने, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ये 2 है तो ये 6 है। अगर इन दोनों का आप रेशियो बनाओगे, मतलब ए बी और पी क्यू का, तो आपको 1/3 दिखेगा, है ना। आप इसका इसके साथ रेशियो बनाओगे तो आपको 1/3 नहीं दिखेगा। इसका इसके साथ रेशियो बनाओगे तो 1/3 आपको नहीं दिखेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इसका रेशियो इसी के साथ बने। इसका रेशियो किसी और साइड के साथ भी बन सकता है। मान लो इसका रेशियो मैं इसके साथ लेता हूं, तो अगर आप 2/4 लोगे तो आपको हाफ रेशियो मिलेगा, है ना। आप 2.5 से 5 का रेशियो बनाओगे तो आपको हाफ मिलेगा। 3 से आप 6 का रेशियो बनाओगे तो आपको हाफ मिलेगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसलिए ये सिमिलर हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ का ये 2 उठा तो यहाँ का आपको 6 ही उठाना है, आपने यहाँ का 2.5 उठा तो यहाँ का आपको 4, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। हमको बस प्रॉपर करस्पॉन्डिंग रेशियोज बनाने हैं जो साइड्स के इक्वल आ रहे, इक्वल आए। ठीक है, तो बस आपने समझ लिया है। इसका रेशियो 4 के साथ बनाओगे 1/2 आएगा, इसका रेशियो 5 के साथ बनाओगे 1/2 आएगा, इसका रेशियो इसके साथ बनाओगे 1/2 आएगा। क्योंकि सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैच हो रहा है, इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर है। एस टेस्ट। आइए लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC। ऊपर आप नाम कैसे भी लिखें, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस सिर्फ सिमिलर जब बताते तब लिखते हैं। अब मैं बोलता हूं कि AB/QR, आप लिखें 2/4, में डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2। फिर मेरे को BC का PR के साथ रेशियो 1/2 बनेगा, इज इक्वल्स टू 1/2। AC का PQ के साथ बनेगा, AC का PQ के साथ बनेगा 3/6, मतलब 1/2 ही होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने तो बोला सिमिलर ट्राइंगल्स जो है वो दिखने में सेम होंगे, साइज में छोटे बड़े होंगे। अच्छा, ये दोनों दिखने में सेम है, खाली इन्होंने ना घुमा के रखा है, ट्राइंगल को घुमा के रखा है। देखो ये 5 है ना, इसको आप ऐसे घुमाओगे ना तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो आपको फिर सेम दिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स, समझा। ये रोटेट करके रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ सभी साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB/QR इज इक्वल्स टू BC/PR इज इक्वल्स टू AC/PQ। साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल। ध्यान देना, अब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। पहले मैं ना ये कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ABC, तो यहाँ पे मेरे को PQR कैसे भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने AB लिया है 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा था, 4 वाला था। यहाँ पे अगर AB लिया तो यहाँ पे आप QR लिखोगे, QR। AB के बाद यहाँ पे कौन है, BC। अगर AB के बाद यहाँ पे BC है जो कि 2.5 है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, RP। R है, P लगा दे। देखो AB का करस्पॉन्डिंग QR था, है, BC का करस्पॉन्डिंग RP है, AC का करस्पॉन्डिंग QP है। अगर आपने इस तरीके से अच्छा PQ QP एक ही होता है, आपने इस तरीके से करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस को बराबर से लिखा तो आपको आंसर राइट माना जाएगा। कौन सा टेस्ट था वैसे, कौन सा क्राइटेरिया था, SSS क्राइटेरिया, SSS टेस्ट आप लिख लें। तो ये था आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। फिर
फिर से आप ऑब्जर्व करोगे थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास तीनों के तीनों साइड्स दिए हैं। फिर से आप साइड्स का रेशो बनाने की कोशिश करें, देखिए आप बना पाते हो कि नहीं। 2.7 का 4 के साथ कोई रेशो बन जाता है तो आप देखो पॉइंट हटाओगे तो 27/40 हो जाएगा, जो कि आगे डिवाइड नहीं होगा। तो 27/40 तो रेशो आपका कहीं से भी नहीं बन पाएगा, है ना। अगर आप 2 का 4 के साथ बनाओगे 1/2 हो रहा है, 3 का 6 के साथ बनाओगे 1/2 हो रहा है, लेकिन 2.7 का 5 के साथ 1/2 नहीं हो रहा है ना। और कोई भी आप अलग अलग पेयर्स लेके देख लें, आपका रेशो यहाँ पे नहीं इक्वल होगा, है ना। दो साइड्स का तो हो रहा है लेकिन एक साइड आपको तकलीफ दे रहा है। 2 का 4 के साथ हो रहा है, 3 का 6 के साथ हो रहा है, लेकिन इसका इसके साथ नहीं हो रहा है। आप और कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के देखें, आपके यहाँ पे साइड्स रेशो में इक्वल रेशो में नहीं आएंगे। अगर साइड्स इक्वल रेशो में नहीं आएंगे तो ट्राइंगल सिमिलर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपने पास तो 3 ही क्राइटेरिया है। एक है 2 क्राइटेरिया में क्या होता है, साइड्स काम में आते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला क्राइटेरिया है जिसमें 2 साइड्स काम में आते हैं, जिसका नाम है SAS, उसमें एंगल लगता है। यहाँ पे एंगल तो है ही नहीं, यहाँ पे एंगल तो है ही नहीं, मतलब साइड्स का क्राइटेरिया तो एक ही बचता है ना, तीनों साइड्स दिए तो SSS, जो कि यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल, कैसे भी लिख दो, LMP, मतलब ये वर्टाइसिस करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ जब सिमिलर लिखते तभी होना चाहिए वो। ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉन सिमिलर as they don't, आप ऐसे लिखो दे दो, don't show equal ratio between corresponding sides, right? तो ये था आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, जो कि फिर से बहुत ही सिंपल था। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, आपको देखते समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा कि मेरे पास 2 साइड्स हैं और दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है। तो बस यहाँ से एक ही टेस्ट हो सकता है, SAS, एक ही टेस्ट हो सकता है SAS। लेकिन ये कब होगा, देखो एंगल तो मैच कर रहा है, मतलब एंगल का तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कब होगा, जब इन दोनों साइड्स का रेशो मैच हो। इन दोनों साइड्स का क्या मैच हो, रेशो मैच हो। आप देख सकते हो 2.5 का रेशो 5 के साथ करोगे 1/2 आएगा, 5 का रेशो 10 के साथ लोगे 1/2 आएगा। मतलब दोनों साइड्स का रेशो मैच हो रहा है और बीच वाला एंगल तो इक्वल है ही, बात खत्म। दोनों ट्राइंगल्स SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। अब लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि MN का जो रेशो हमने लिया था वो PQ के साथ लिया था, जो कि 1/2 आया, और ML का रेशो जो हमने लिया था QR के साथ 5/10, वो भी 1/2 आया। ऑल्सो वी कैन से एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। 2 साइड्स रेशो में एक बीच वाला एंगल इक्वल, देखो दोनों साइड्स के बीच में ही आ रहा है एंगल, SS तो होगा। अब होगा तो लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल। यहाँ पे गलती कर सकते हो, पहले आप चाहिए तो पहले ट्राइंगल का नाम लिख दें, कैसे जैसे चाहे वैसे लिख दें। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे MNL। अब एक चीज़ ध्यान दो, पहले मैंने लिखा MN 2.5, MN है पहले। अगर यहाँ पे MN है तो MN का करस्पॉन्डिंग 2.5 का करस्पॉन्डिंग 5 था, तो यहाँ पे आप PQ लिखोगे, यहीं पे आप गलती कर दोगे, है ना। PQ आपने सोचा बिल्कुल सही है, लेकिन PQ के बजाय QP लिखना सही रहेगा। क्यों, मैं ये भी बताता हूँ आपको। अगर आपने यहाँ पे पहले MN लिखा है, 2.5 का MN 2.5, उसका करस्पॉन्डिंग 5 PQ ही है, लेकिन आपने शुरू कहाँ से किया है, M से। M क्या है, 70 डिग्री वाला एंगल है। यहाँ पे अगर 70 डिग्री वाले एंगल से शुरू कर रहे हो तो दूसरा भी उसी से शुरू होना चाहिए। तो आप PQ नहीं लिख के क्या लिखोगे, QP, बिल्कुल सही, QP। बचेगा क्या, R। तो यही छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है ना हमको, जब हम लोग ट्राइंगल्स के
सिमिलैरिटी को स्टेट करते हैं ना, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस ढंग से लिखना है। कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, हालांकि पे वो लिख दो SAS क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5th वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। फिर से आप देख सकते हो कि आपको 2 साइड्स दे रखे हैं। यहाँ पे तो 2 साइड्स के बीच में एंगल लाया करता है, लेकिन यहाँ पे 2 साइड्स ये दोनों हैं, तो उसके बीच वाला एंगल तो ये होना चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं है। तो SS क्राइटेरिया हो नहीं सकता। SS क्राइटेरिया हो नहीं सकता तो बाकी कोई भी क्राइटेरिया से फुलफिल हो नहीं सकता। SSS के लिए तीनों साइड्स चाहिए, A के लिए 2 एंगल्स चाहिए, जो कि यहाँ पे मतलब हो ही नहीं सकता। लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF are non-similar triangles as they, आप लिख लेना, do not fulfill any similarity criteria, आप लिख देना, दोनों सिमिलर नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आपको 2 ट्राइंगल्स दिखेंगे। अब 2 ट्राइंगल्स देखते ही आप देखोगे कि आपको 2 एंगल्स दिख रहे हैं, मतलब ये एंगल से हो सकता है सिमिलर। आप देखोगे 80 तो 80 को मैच कर रहा है, लेकिन 70 30 को मैच नहीं कर रहा है। ये देखते ही आप बोलोगे ट्राइंगल्स नॉन सिमिलर है। यहाँ पे आप गलती कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक ट्राइंगल की 2 एंगल्स हैं, तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल मेजर्स 180 से। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप एंगल F ढूंढ लें, और यहाँ पे जो मिसिंग है P, आप चाहो तो वो भी ढूंढ सकते हो। वैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल का ढूंढो तो भी काम हो जाता है। इन ट्राइंगल DEF में लिखता हूँ एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180, है ना। D कितना है देखिए 70, E कितना है 80, F हम लोग नहीं जानते, इज इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 80 होता है 150 प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180। 150 उधर जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, आपको एंगल F आपका 30 मिल जाएगा। बस बात खत्म। आप देखें एंगल E एंगल Q से मैच कर रहा है, एंगल F एंगल R से मैच कर रहा है। सही, ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है कि इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR एंगल E इक्वल्स एंगल Q, एंगल F इक्वल्स एंगल R। देयरफॉर वो लिखना है आपको। देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। मान लो मैंने E से शुरू किया, E तो 80 है ना, दूसरे ट्राइंगल को Q से शुरू करना पड़ेगा, 80 है। अगर मैंने बाद में F लिखा, F तो 30 है ना, R लिखना पड़ेगा। E F के साथ बच जाता है D, Q R के साथ बच जाता है P। रीजन एंगल टेस्ट। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 सब क्वेश्चन दिए थे जो पूछ रहे थे कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, अगर है तो कौन से टेस्ट से है, और उनका प्रॉपर करस्पॉन्डेंस लिखें। तो ये थे आपके 6 सॉल्यूशंस। आई होप अभी आपको पता चल चुका होगा कि कैसे ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, कैसे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से बताना है ये वर्टाइस, या कैसे नेमिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप अभी समझ चुके होंगे। तो फिर हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। आप ये नोट कर ले तो अगले क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है। लेकिन ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ट्राइंगल्स को सिमिलर तो हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया से बता सकते हैं, लेकिन अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, इसका ये मतलब होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं AP, एंगल B, Q, एंगल C, एंगल R, ये इक्वल होंगे। एक तो ये इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। दूसरा, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो इक्वल है। जैसे AB के नीचे PQ आ जाएगा, फर्स्ट टू अपन फर्स्ट टू, इक्वल टू BC के नीचे QR आ जाएगा, BC के नीचे QR आ जाएगा, इज इक्वल टू AC के नीचे PR आ जाएगा।
तो इस तरीके से ही होता है। आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उससे ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं और साइड्स का रेशो भी इक्वल है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें से जो काम में आएगी वो हम लोग काम में लाएंगे, ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा दें। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा है ODC ट्राइंगल इज सिमिलर टू OBA ट्राइंगल। ODC OBA दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एंगल BOC इज 125, BOC 125, एंगल CDO इज 70, CDO 70 है। फाइंड एंगल DOC, DOC ओके। नेक्स्ट इज DCO, DCO ये वाला, और OAB, OAB। ये तीन एंगल्स हमको ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम को करना बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में बोला है ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA। उसके बाद गिवन में दो एंगल्स दिए हैं BOC 125 डिग्री, CDO 70 डिग्री। टू फाइंड, ये तो हो गया गिवन। फाइंड क्या क्या करना है हमको, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ से शुरू करते हैं सोल्यूशन। अब देखें आप ध्यान से, आपको अगर DOC ढूंढना है, ये पहला वाला एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल, तो आप देख पाते होंगे कि DOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का ऐसा एक डिवीजन है ना। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन के डिवीजन की वजह से जो भी एंगल्स यहाँ पे बनते हैं उनका एडिशन हमेशा 180 होता है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो बस यही फंडा जो 9th में यूज़ करते थे वही यूज़ करेंगे। मैं लिखता हूँ DOB इज स्ट्रेट लाइन। डेट ऑफ बर्थ DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर इन दोनों एंगल्स का एडिशन जो है वो 180 होगा। DOC BOC। देयरफॉर एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जहाँ पे DOC तो मुझको ढूंढना है, वैसे BOC एंगल के जगह पे आप देखो कितना लिख सकते हो। BOC की जगह पे 125 लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो। एंगल BOC देखो डायग्राम में कितना है, 125 है इक्वल्स टू 180। उसको शिफ्ट कर लो तो DOC आपको मिलेगा 180 माइनस 125 विच विल बी इक्वल टू, आप हिसाब लगा सकते हो कितना है, 55। विच विल बी इक्वल टू 55। तो यहाँ पे पहला एंगल मैंने ढूंढ लिया है DOC, ये मेरे को मिल चुका है 55। काफ़ी छोटा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये 55 है। ठीक है, तो ये था मेरे लिए DOC। अब दूसरा मुझको ढूंढना है DCO। DCO अब जानते हो कि ये एक ट्राइंगल है। DOC एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स मुझे पता है और तीसरा मुझे ढूंढना है। अब सिंपल सा फंडा है, ये तो कोई भी बता देगा 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, कि अगर दो एंगल्स मुझे एक ट्राइंगल में बताया तो तीसरा मुझे आसानी से मिल जाता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल मेजर्स 180 से। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल DCO सम ऑफ ऑल एंगल्स मेजर 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स की जगह पे आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर 180। यहाँ पे तीनों एंगल्स का लिखो नाम, 3 लेटर में लिखो, ज़्यादा सही लगेगा। D को 3 लेटर नेमिंग में क्या लिखोगे, ODC। क्या लिखोगे, बस बीच में रिप्रेजेंट करना है ODC। आप CDO भी लिख सकते थे। O को रिप्रेजेंट करने के लिए DOC, O को रिप्रेजेंट करने के लिए DOC, और फिर C को रिप्रेजेंट करने के लिए C को बीच में लिखो। चाहे आप OCD बोलो
चाहे आप डी सी ओ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, बस सी बीच में आना चाहिए, है ना। मैं बोलता हूँ डी सी ओ, तीनों का एडिशन होता है 180। ओ डी सी और डी ओ सी, ओ डी सी डी ओ सी, ये 70 और 55 तो है मेरे पास। डी सी ओ में नहीं जानता, हाँ 70 + 55 फिर से हो जाएगा 125। 125 को उधर भेजोगे 180 से माइनस होएगा। 125 को उधर भेजोगे तो 180 से क्या होगा, माइनस होगा। 180 से 125 माइनस होगा तो 55 बनता है, भेजोगे उधर माइनस होगा तो डी सी ओ आपको फिर से 55 मिल जाएगा। डी सी ओ मेजर्स 55 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल जो है 55 डिग्री हो चुका है। अब हमको ढूंढना है ओ ए बी। ओ ए बी, तो आप सोचोगे ओ ए बी कैसे ढूंढें, क्योंकि इस ट्रायंगल का एक भी एंगल मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये पता है मेरे पास, ये है बाहर वाला एंगल, लेकिन बाकी तो कोई पता नहीं है, तो कैसे ढूंढें। अब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी है क्वेश्चन में कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, है ना। मैं लिखता हूँ नाउ वी कैन यूज ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसीलिए तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस सही लिखो। अगर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस उल्टे सीधे हो गए तो मैच करेगा ही नहीं ना, आपका इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं होगा क्लियर, वहां से आंसर रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा एंगल ढूंढना था, ओ ए बी, मतलब ए एंगल ढूंढना था। अगर आपको ए एंगल ढूंढना था तो ए के करस्पॉन्डिंग आप सी देख सकते हो, तो मतलब ये ट्राइंगल का जो ए है वो ये ट्राइंगल के सी के बराबर होगा। यहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने बोला था आपको, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। साइड्स का तो यहाँ पे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। कैसे, मैं बोलता हूँ एंगल सी, सी का 3 लेटर नेमिंग डी सी ओ कर दें, सी को बस बीच में लिखना है, इज इक्वल टू ए का 3 लेटर ओ ए भी कर दें, ओ ए बी। अब इसका कोई आपको रीज़न पूछे तो आप कह देना, क्या कहोगे, सी ए एस टी, कास्ट। इसका क्या मतलब हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हाँ, डी सी ओ कितना था, डी सी ओ था 55, आपको मिल गया ओ ए बी। तो इस तरीके से हमने तीनों ही ट्राइंगल्स यहाँ पे, तीनों ही एंगल्स यहाँ पे ढूंढ लिए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक साथ फिर आप दोनों ही क्वेश्चंस का सोल्यूशन कॉपी कर लेना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, ट्रेपेजियम वाला। लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे उस वक्त पे, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था यही सेम क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में भी आपको दिखेगा। वहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी से सॉल्व करेंगे, और पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने बीपीडी से सॉल्व करा था, यहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज में सिमिलैरिटी से सॉल्व करेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, सब कुछ सेम है, बस सिमिलैरिटी से इस बार सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क के लिए बहुत बारी पूछा गया है और जा भी सकता है। ठीक है, तो डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using similarity criterion for 2 triangles show this ratio। अब मुझे ना ये 2 ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो चाहिए। अगर 2 ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो चाहिए तो इसका मतलब ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स से हम लोग ये बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। आप यहाँ पे देखें ना, साइड्स का रेशियो इक्वल है। कभी भी आपको साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है तो 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा के वो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 2 ट्राइंगल्स सिमिलर, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो बस ये चीज़ हमको यहाँ से समझ में आती है कि कैसे क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है। एक बार आपने ये समझ लिया तो ट्राइंगल्स तो आपके लिए बहुत ही मतलब बेसिक चैप्टर बन के रह जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD। आइए बनाते हैं इसका डायग्राम। पहले ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको पता ही होगा। ये है A B C D, ये दोनों पैरेलल हैं।
ये ट्रेपेजियम बन गया, डायगोनल से इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर गए। उसके बाद आप पढ़ो क्या करना है आपको, बस ये आपको रेशो प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस एक ही चीज़ दी गई है कि ये ट्रेपेजियम है, ABCD इज़ अ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, ट्रेपेजियम। उसके बाद टू प्रूव में हमको OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, यहाँ से शुरू करते हैं प्रूफ। अब आप एक चीज़ सोचोगे कि हमको कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है कि आपको ये आंसर मिले। अब आप देखें, मेरे को OA चाहिए, मार्क करता हूँ मैं ऐसे ही, OC चाहिए, OC चाहिए, OB चाहिए, OD चाहिए, ये चार साइड्स चाहिए, मतलब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करोगे। अब आप बोलोगे भैया ये दोनों ट्रायंगल्स क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के काफ़ी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे काम में ला सकते हैं ना, तो इसीलिए ये दोनों साइड्स में, ये दोनों ट्राइंगल्स में यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ दीज बोथ। यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फंस जाएंगे। जो लाइंस पैरेलल है ना, हाँ, वो वाले ट्राइंगल्स को आप सिलेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश नहीं करो, करो ही। हाँ, तो फिर मैं लेता हूँ ट्राइंगल AOB, मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल AOB, कैसे भी लिख दो स्टार्टिंग में, एंड ट्राइंगल DOC, कैसे भी लिख रहा हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग तो बाद में बराबर से लिखूँगा आगे करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब शुरू करता हूँ AOB और DOC में। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। अब साइड्स का तो यहाँ पे मुद्दा ही नहीं उठता, क्योंकि एक साइड का मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, तो एंगल्स को यूज़ करेंगे। कौन से एंगल्स को यूज़ करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है तो बिल्कुल आप एग्री कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो मैं बोलता हूँ इस ट्राइंगल का एंगल O दैट इज AOB और इस ट्राइंगल का एंगल O दैट इज DOC आर इक्वल। लिखता हूँ एंगल AOB एंगल DOC इक्वल। रीजन आपको 101% लिखना है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA पूरा ही लिखना है आपको। उसके बाद मैं बोलता हूँ दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वाला एंगल। रीजन लाइंस पैरेलल है, Z शेप बन रहा है। Z शेप का मतलब अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, है ना। आप ये भी यूज कर सकते थे, कोई भी आप दो एंगल्स इक्वल बताओ, तीन एंगल्स में से, तीन पेयर्स में से कोई भी दो पेयर्स आप यहाँ पे लिखो, है ना। मैं लिखता हूँ एंगल BAO इक्वल टू OCD। रीजन अल्टरनेट एंगल्स। आपको आगे चाहिए तो आप लिख सकते हो बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC। तो ये था आपके लिए दूसरे पेयर ऑफ एंगल। बस अगर दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट से। अब यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल, ये लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी। कैसे लिखोगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला था कि एंगल O जो है वो एंगल O को इक्वल है ना। तो अगर यहाँ पे मैं O को फर्स्ट लिखूंगा तो दूसरे ट्राइंगल में भी फर्स्ट ही लिखना पड़ेगा। ये सिमिलैरिटी के वक्त ही आपको ढंग से लिखना है करस्पॉन्डेंस। उसके बाद आपने देखा था कि एंगल A एंगल C के बराबर हुआ था, तो यहाँ पे आप A यूज़ करोगे सेकंड, तो यहाँ पे C यूज़ करना पड़ेगा। OA के साथ बच जाता है B, OC के साथ बच जाता है D। इसका रीज़न AA टेस्ट। अगर आपने ये ऐसा सोच के नहीं लिखा तो आपका आंसर आगे आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स का रेशो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वो इक्वल होता है। यहाँ पे OA का रेशो OC के साथ निकलेगा इज इक्वल्स टू, आप देखो सेकेंड वाला होगा AB अपॉन CD। चाहिए तो आप लिख दो AB अपॉन CD, चाहिए तो आप लिख दो AB अपॉन CD
उसके बाद होगा ओ बी अपॉन ओ डी। क्या होगा? ओ बी अपॉन ओ डी। इसका रीजन CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। अब ये तीनों ही इक्वल हो गया। मुझे क्या चाहिए? ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। मुझे चाहिए बस ये दोनों, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही हैं, बीच वाला हटा दो। दैट इज ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। बात खत्म, अपने को जो चाहिए था हो गया। अब कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं पता है, इन दोनों का जगह चेंज करके दे देते हैं यहाँ पे, तो इसके आगे आप भी इन दोनों का जगह चेंज करके लिख देना, है ना। नहीं तो इतना ही स्टॉप कर देना। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बहुत सिंपल तरीके से हो गया। देखो बीबीडी से हमने थोड़ा सा लंबा खींचा था उसको, वही सिमिलैरिटी से कितना स्वीट और सिंपल हो गया, राइट। तो बस फटाफट से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप नोट कर लें।